वेलकम टू NCERT वी यूपीएससी दोस्तों। NCERT वी यूपीएससी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लुक क्लास 12th CBSE पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2। इंडियन पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 2 है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ये जो चैप्टर है ये कंपटीशन के परस्पेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में कई बार यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे आप यूपीएससी की बात करो या चाहे आप एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम या एसएससी 10+2 एग्ज़ाम होते हैं। बहुत बार जो है आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इस चैप्टर में जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, कि एक ऐसा एरा, एक ऐसा टाइम फ्रेम, एक ऐसा टाइम फेज जो था जिसमें इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंस के बाद में सिर्फ एक पार्टी ने डोमिनेट किया था, एक पॉलिटिकल पार्टी ने डोमिनेट किया था। मोस्टली जो गवर्नमेंट्स बनती थी कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट, सिर्फ इसी एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसने उसमें अपना रोल प्ले किया था, और वो पॉलिटिकल पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। जैसा आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का रोल फ्रीडम स्ट्रगल, नेशनल मूवमेंट्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आज़ादी के बाद में ये सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्टी थी। तो एक ऐसा फेज था जिसमें इस पार्टी ने बहुत डोमिनेट किया था, उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करें, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपने अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ आपने थंबनेल देखा और यहाँ पे आप आ गए हैं, तो आप बिल्कुल राइट चैनल पर हैं। यहाँ पे हम डिटेल डिस्कशन करते हैं, चाहे वो NCERT बेस्ड आपके जितने भी सॉल्यूशंस हैं हम उसको डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो ये बिल्कुल आप एक अच्छे प्लेस पे हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस चैनल को शेयर ज़रूर करो। और हाँ, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं रेगुलरली, मैं उन सबको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ आप सबके सपोर्ट के लिए। ऐसे ही जो है आप सपोर्ट देते रहिए अपना, और हम जो है आगे बढ़ते रहेंगे। एक जो है बहुत अच्छा एक बोला गया है, एक सेंटेंस है हिंदी में कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। तो ऐसे ही हमारा ये जो कारवां है, हमारा जो सफ़र है, हाँ, ये आगे बढ़ता रहेगा। और हम जो है वी विल कीप ऑन इम्प्रूविंग डे टू डे बेसिस। आज हम जो है कल से बेहतर बने, यही हमारा मोटिव होना चाहिए। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। देखिए, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, इसका पहला टॉपिक है चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग डेमोक्रेसी। चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। इससे पहले जब ये चैप्टर शुरू होता है तो बहुत अच्छा कार्टून दे रखा है आपको, यहाँ पे कैरिकेचर दे रखा है। आप यहाँ पे देखिए, इस कैरिकेचर को देख के आपको सबसे पहले एक तो चीज़ समझ में आ गई कि ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो कार्टून है, जवाहरलाल नेहरू को। एंड यू नो अबाउट जवाहरलाल नेहरू, ही वॉज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। एंड ये जो है आप देखोगे कि दोनों जो कैरिकेचर, दोनों कार्टून जो हैं जवाहरलाल नेहरू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक तरीके से। अब इस कार्टून से आपको क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहले विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन में देखे बिना हमें क्या समझ में आ रहा है? देखिए, आपको कार्टून के भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं पॉलिटिकल साइंस में। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपको लास्ट में जाके 90 तक या 95 तक जाके रोक देते हैं। जो लास्ट के जो 95 to 100 का जो एक जो है ऐसा स्लॉट होता है जिसमें अगर हमें आगे निकलना है, तो वो उसके लिए आपको क्या करना होगा? डिटेल एनालिसिस करना होगा। एक एक चीज़ जो है वो अच्छे से समझनी होगी। इस कैरिकेचर में हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि जवाहरलाल नेहरू को ही पकड़ भी रहे हैं, और जवाहरलाल नेहरू अपने से एक तरीके से आगे भी जाना चाहते हैं। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कार्टून एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस को। किस तरीके से? क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है आज़ादी के बाद में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी थी। मतलब सिर्फ एक का मतलब यहाँ पे ये है कि बहुत डोमिनेटेड एक पॉलिटिकल पार्टी। उसके अलावा बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी थी जो इलेक्शन फाइट कॉन्टेस्ट करती थी, लेकिन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो मोस्टली गवर्नमेंट में रही। तो यहाँ पे वो खुद अपना ऑपोजिशन भी थी और खुद एक तरीके से अपना कॉम्पिटिटर भी थी। एक तरीके से आगे बढ़ना भी है और अपने आप को एक तरीके से रोकना भी है। तो ये कार्टून जो है इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ये कार्टून जो है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि ये जो एक फेमस स्केच है ये शंकर ने बनाया था, जो कि कार्टूनिस्ट थे। एंड उनका जो कवर ऑफ हिज कलेक्शन डोंट स्पेयर मी, ये इस कलेक्शन में उन्होंने इस कार्टून को बनाया था। ये जो ओरिजिनल स्केच था, कौन सा वाला? यही वाला ओरिजिनल स्केच। ये बनाया गया था कौन से कॉन्टेक्स्ट में? इसका कॉन्टेक्स्ट था इंडिया चाइना पॉलिसी को लेकर, कि आपको पता है 1962 की वॉर हुई थी बाद में जाके। उससे पहले हमारे बीच में पंचशील का समझौता हुआ था। पॉलिटिकल साइंस आप सब पढ़ रहे हैं, पिछले साल भी आपने रीड किया था। तो कैसे जवाहरलाल नेहरू कई बार
अब बहुत आगे बढ़कर चाइना को एक तरीके से जो है उनके चाइना की बातों को मान भी रहे थे, उनके साथ एग्रीमेंट भी कर रहे थे, लेकिन कुछ हद तक कई जो लीडर्स थे वो चाइना को लेके जो है बहुत इस कन्फ्यूज़न में थे, तो रोकना भी चाहते थे। तो इस एक कॉन्टेक्स्ट में इस कार्टून को बनाया था। लेकिन ये जो कार्टून है यहाँ पे, क्योंकि ये चैप्टर है आपका एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, तो ये जो ड्यूरेशन थी इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आपको सीधा यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मानो एक कार्टून आ गया, आपको कार्टून दे दिया और आपको क्वेश्चन पूछा गिव ए डिस्क्रिप्शन और राइट ए नोट ऑन दिस कार्टून, तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है दिस कार्टून और दिस कैरिकेचर इज रिप्रेजेंटिंग जवाहरलाल नेहरू और बाय दिस इट इज रिप्रेजेंटिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस, हाउ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज मूविंग अहेड एंड इन द मेन टाइम इट वाज जस्ट टेकिंग इट बैक, मीन्स कॉम्पिटिटर भी थी, ऑपोजिशन भी थी, बिकॉज देयर वाज ए एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। सो दिस कार्टून इज रिप्रेजेंटिंग एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ये आपको बताना है। अब देखिए इस चैप्टर का पहला टॉपिक है आपका चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। हमने चैप्टर फर्स्ट देखा था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लिंक देख सकते हैं। चैप्टर फर्स्ट भी डिटेल में हमने डिस्कशन किया है, 2 पार्ट्स में हमने उस वीडियो को बनाया था उस चैप्टर की, तो वो जरूर देखेगा आप। तो चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग जो आपका फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने यही देखा था क्या क्या चैलेंजेस थे हमारे सामने, किस तरीके से डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना। देश तो आज़ाद हो गया था, ब्रिटिशर से तो हमें आज़ादी मिल गई, लेकिन अब कैसे हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज इस्टेब्लिश हो। नहीं तो आप देख रहे हो जैसे पाकिस्तान का एग्जाम्पल लें जो हमारे साथ में आज़ाद हुआ, तो कैसे वहाँ पे मिलिट्री रूलरशिप डिक्टेटरशिप आ गई एक तरीके से, जो मिलिट्री जनरल्स थे उन्होंने टेक ओवर कर लिया डेमोक्रेसी को। ऐसा इंडिया में भी तो हो सकता था। तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये था कि डेमोक्रेसी को बिल्ड करना, समझ रहे हो? ये आपका फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन भी है, व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट वर द चैलेंजेस बिफोर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज क्या था? चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी को जो है वो स्टैब्लिश करना एक तरीके से, ठीक है। अब देखिए जैसे इसमें आपको बता रहा ना यहाँ पे कि कई बार जो है जो नॉन डेमोक्रेटिक रूल है कई फॉर्म ले लेता है, कि नॉमिनल डेमोक्रेसी बट इफेक्टिव कंट्रोल बाय वन लीडर, वन पार्टी रूल और डायरेक्ट आर्मी रूल। तो कई तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्रिएट हो सकती है। जैसे पाकिस्तान में जो अभी आपको हमने एग्जांपल डिस्कस किया कि कैसे वहाँ पे डेमोक्रेसी, ऑब्वियसली वो लोग भी डेमोक्रेसी लाना चाहते थे, शुरू में इस्टेब्लिश भी की, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, डिक्टेटरशिप ने टेक ओवर कर लिया। अब आपको देखो यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम इसको रीड करते हैं। द कंडीशंस इन इंडिया वर नॉट वेरी डिफरेंट, बट द लीडर्स ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया डिसाइडेड टू टेक द मोर डिफिकल्ट पाथ। Any other path would have been surprising, for our freedom struggle was deeply committed to the idea of democracy। कि आपको क्या बोल रहा है जो टॉपिक है चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन आज़ादी के बाद में इंडिया की कंडीशन जो थी उसमें भी, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी थी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। या सोच के देखिए कितना इंडिया कितने प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था। तो सबसे पहला टास्क तो हमारे लिए ये था कि इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट्स, कैसे इंटीग्रेट करना है स्टेट्स को। और ये टास्क जो है किसको दिया गया? ऑब्वियसली सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिनको आयरन मैन बोला गया, ठीक है। एंड इसमें देखिए फिर आगे आपको क्या कह रहा है, तो इंडिया ने भी एक डिफिकल्ट पाथ कि हमें डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना है, जो फ्रीडम स्ट्रगल के हमारे जो गाइडिंग वैल्यूज़ हैं उनको इस्टेब्लिश करना और डेमोक्रेसी हमें अडॉप्ट करनी है। तो हमारे लीडर्स ने क्या किया, लेट मी हाईलाइट दिस फॉर यू, मैं आपके लिए हाईलाइट करता हूँ इसको। देखिए यहाँ पे हम रीड कर रहे हैं, आवर लीडर्स वर कॉन्शियस ऑफ द क्रिटिकल रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन एनी डेमोक्रेसी। हमारे लीडर्स भी कुछ हद तक क्या थे, बिल्कुल एक सजग थे, समझदार थे कि किस तरीके से डेमोक्रेसी जो है उसको इस्टेब्लिश करना है। दे डिड नॉट सी पॉलिटिक्स एज प्रॉब्लम्स, दे सो इट एज अ वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। क्योंकि बहुत सारे लोग उस सिचुएशन में, कई सारे लोग ऐसे भी कह रहे थे कि इंडिया जो है वहाँ पे डेमोक्रेसी थ्राइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है। तो यहाँ पे तो मिलिट्री रूल हो जाना चाहिए, एक तरीके से डिक्टेटरशिप हो जानी चाहिए, तब इंडिया जो है प्रोग्रेस करेगा, इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करेगा, एक तरीके से इंटीग्रेट हो जाएगा। लेकिन हमारे जो लीडर्स थे उनका मानना था कि जो पॉलिटिक्स है, अगर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को हम इस्टेब्लिश करेंगे तो पॉलिटिक्स भी होगी, पॉलिटिकल पार्टी का काम ही है राजनीति करना। आप लोग देखते हो कि हम अभी आज के टाइम पीरियड की अगर बात करें तो न्यूज़ जब भी हम ओपन करें तो नॉर्मली डिबेट्स क्या होती हैं, पर्टिकुलर ए पार्टी वर्सेस बी पार्टी, ई पार्टी वर्सेस एफ पार्टी। सो इस तरीके की डिबेट होती रहती है। कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरे को ब्लेम करती है, वो दूसरे को ब्लेम करता है, और अलग अलग इश्यूज़ पे। देखिए
जो चीज़ें पॉलिटिक्स में डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारी डीमेरिट्स हैं, हमें मानना पड़ेगा, लेकिन इसकी उससे ज़्यादा क्या है, मेरिट्स हैं। इसलिए डेमोक्रेसी इज़ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि जो हमारे लीडर्स थे उनका भी मानना था कि पॉलिटिक्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन पॉलिटिक्स चीज़ों को सॉल्व भी तो कर सकती है, डेमोक्रेसी चीज़ों को सॉल्व भी तो कर सकती है। और एवरी सोसाइटी नीड्स टू डिसाइड हाउ इट विल गवर्न एंड रेगुलेट इट सेल्फ। देयर आर ऑलवेज डिफरेंट पॉलिसी अल्टरनेटिव टू चूज फ्रॉम। हर सोसाइटी को ये डिसाइड करना होता है कि हमारी सोसाइटी कैसे गवर्न हो। हमने जैसे क्या डिसाइड किया, दैट वी विल अडॉप्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड दैट्स व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड, एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन लेटर ऑन ऑल थिंग्स वर डन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आज भी चीज़ें की जाती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बनाया गया। तो हमने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो अडॉप्ट की। अभी देखो, सबसे पहले कई बार मैंने हमारी वीडियोस में डिस्कस किया है, हम क्या रीड कर रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रीड करते रहना, कि मैं यहाँ से अगर रीड करना स्टार्ट करूँ और फिर आपको चीज़ें पता भी लग जाए, एक बार समझ में आ जाए, लेकिन फिर बाद में क्या होगा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर यहाँ से क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, जो सीबीएसई है वो हमसे क्या क्वेश्चंस पूछ सकती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम जो चीज़ें रीड करते हैं उसमें क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। जब भी आप कोई टॉपिक रीड करो तो क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब देखो यहाँ से आपसे क्या पूछा जा सकता है, जैसे ये टॉपिक का नाम है चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। नाउ what were the challenges before the leaders of India after independence to build democracy? क्या क्या challenges थे इंडियन लीडर्स के सामने डेमोक्रेसी को बिल्ड करने के, एक तरीके से डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए। तो वही हम रीड कर रहे हैं कि हमने क्या डिसाइड किया कि हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट करेंगे। कई सारे मेथड्स थे हमारे सामने, हमारे लीडर्स के सामने, और उन्होंने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुना। कई सारे ग्रुप्स होते हैं, देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स विद डिफरेंट कॉन्फ्लिक्टिंग एस्पिरेशंस। इसे कोई गलत नहीं है। आज के टाइम पीरियड में भी आप सुनते हो, कोई भी अगर गवर्नमेंट कोई भी काम करे तो आप देखते हो कि बहुत सारे लोग विरोध करते हैं, बहुत सारे लोग एग्री करते हैं। ऐसा होता है हमेशा, और डेमोक्रेसी में ऐसा होना ही चाहिए। डिसेंट जो होता है, अपोजिशन जो होता है, वो कोई गलत बात नहीं है। अपोजिशन जो है, अगर विरोध करना, आप किसी बात का विरोध कर रहे हो तो ये कोई गलत बात नहीं है, अनलेस यू जस्ट हार्म समवन। एक तरीके से आप वायलेंटली, सर हम आपके विरोध कर सकते हैं, हम तो फिर AK-47 लेके निकल जाएं कहीं, है ना, गोला बारूद लेके निकल जाएं, ये गलत है ना। बिकॉज यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, हार्म कर रहे हो, नुकसान पहुंचा रहे हो, इनोसेंट लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो, वो चीज़ गलत है। लेकिन अगर आप विरोध करते हो किसी बात का तो वो आपका हक है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में तो हक है आपका। और अगर आपको सरकार रोकती है सिर्फ पीसफुल विरोध करने से, ये उनकी फॉल्ट भी है। तो गवर्नमेंट को भी क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए डिसेंट को, विरोध को। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि विरोध करना है तो सर सिर्फ विरोध ही करना है, नहीं। कई चीज़ें डेमोक्रेसी में अगर अच्छी हैं तो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, बुरी हैं हमें विरोध, अपोजिशन करना चाहिए। इसी को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन, कि डेमोक्रेसी कब थ्राइव करती है, कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन से। तो सोसाइटी के अंदर डिफरेंट सोशल ग्रुप के लोग तो होंगे ही होंगे ऑब्वियसली। एक सोशल ग्रुप कुछ चाहेगा, दूसरा कुछ और चाहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोशल ग्रुप्स एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं और नुकसान पहुंचाने लग जाएं एक दूसरे को। वो बहुत खतरनाक सिचुएशन हो जाती है। तो इसलिए हमें एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना होगा और विरोध को भी रेस्पेक्ट करना होगा। इसलिए बहुत अच्छे एक स्कॉलर थे वॉल्टेयर नाम करके, उन्होंने बोला था कि मैं भले ही आपसे सहमत ना हूँ, लेकिन आपके बोलने के अधिकार की हमेशा मैं रक्षा करूंगा। मतलब आप मेरे खिलाफ कुछ बोलो तो मुझ में सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए कि हाँ आप खिलाफ बोल सकते हो, आपके बोलने का जो अधिकार है मैं उसकी हमेशा रक्षा करूंगा। तो इसीलिए तो डेमोक्रेसी इन्हीं वैल्यू से तो थ्राइव करती है। विदाउट वैल्यू डेमोक्रेसी का तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह गया। फिर तो पहले जैसा होता था वैसा ही राजा का शासन या डिक्टेटर का शासन, वो भी तो सेम ही है। डेमोक्रेसी में चीज़ें होती हैं, ऑपोजिशन भी होता है, विरोध भी होता है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन होना चाहिए। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आपको यही बता रहा है कि हमारे उस ड्यूरेशन में, आज़ादी के बाद में और आज भी, देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स विद डिफरेंट कॉन्फ्लिक्टिंग एस्पिरेशंस। एक दूसरे के खिलाफ कुछ एस्पिरेशंस हो सकती है, एक ग्रुप कुछ और चाहता है, एक ग्रुप उसका ऑपोजिट चाहता है। अब इनको कैसे हम रिजॉल्व कर दें, हाउ डू वी रिजॉल्व दिस डिफरेंसेस, ये भी अलग से छोटा क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि हाउ द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कैन बी रिजॉल्व। सो हियर कम्स द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पे आती हैं वैल्यूज डेमोक्रेसी की, जो इन चीज़ों को रिजॉल्व करती हैं, सॉर्ट आउट करती हैं। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। बोला ना आपको, देखो डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिक्स है वो इन सब चीज़ों का आंसर है।
एक बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखिए, मानो कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो विरोध करना चाहता है किसी बात का, और अगर उसको रोका जाता है तो कितने टाइम तक उसको रोका जाएगा? अल्टीमेटली हो सकता है कि चीज़ें जो है हाथ से निकल जाएं, कुछ लोग जो है वायलेंस में अपना रोल प्ले करने लग जाएं। इसलिए डेमोक्रेसी में डिसेंट का होना, विरोध का होना ऑब्वियस है। लेकिन अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर विरोध का होना तो लोग अब कैसे विरोध करते हैं, ऑपोजिशन अपोज कैसे करते हैं? तो यहां पे रोल आता है पॉलिटिकल पार्टीज का। एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी? गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। एक पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट के ऑपोजिशन है, ऑपोजिट व्यूज हैं, उनको रिप्रेजेंट करेगी एक तरीके से। और देश में बहुत बहुत लाखों लोग हो सकता है, करोड़ों लोग हो सकता है जो गवर्नमेंट के किसी एक पर्टिकुलर जो है डिसीजन से सहमत ना हो, वो विरोध करें। तो वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है कि स्टेज प्रोवाइड करवाती है, एक तरीके से उसको रिप्रेजेंट करती है, उस ओपोजिशन को, समझ रहे हो, उस डिसेंट को रिप्रेजेंट करती है। और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में ही इन सारी चीज़ों का इनको अगर रिजॉल्व करना है हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स को सोसाइटी के अंदर, तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ही इसका आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट। वेल, कॉम्पिटिशन एंड पावर आर द टू मोस्ट विजिबल थिंग्स अबाउट पॉलिटिक्स। द पर्पज ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी इज एंड शुड बी डिसाइडिंग एंड परस्यूइंग पब्लिक इंटरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि सर आज के टाइम में भी हम देख रहे हैं कि ऐसा ही हो रहा है। कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी हमेशा गवर्नमेंट का विरोध करती है, या गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का विरोध करे एक तरीके से। तो क्या ये चीज़ें सही हैं? जैसा मैंने अभी बोला आपको, ऑपोजिशन अगर डेमोक्रेसी को थ्राइव करना है तो ऑपोजिशन कैसा होना चाहिए? कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। अब कंस्ट्रक्टिव का क्या मतलब है? कंस्ट्रक्टिव का सिंपल सा मतलब है पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। अगर आपसे कोई ये पूछे कि अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय द कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन से आपका क्या मतलब है? तो कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन मतलब विरोध तो करना, लेकिन विरोध किसके लिए करना? पब्लिक इंटरेस्ट के लिए विरोध करना। और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अगर कोई चीज काम की जाता है देन दैट्स गुड, वो उसमें बुरा क्या है? और पर्पस क्या होना चाहिए? ये आपसे अलग से छोटे में क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट मस्ट बी द पर्पस ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी, और व्हाट इज द पर्पस ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी? तो द पर्पस ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड शुड बी डिसाइडिंग एंड परस्यूइंग पब्लिक इंटरेस्ट, डिसाइडिंग एंड परस्यूइंग पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट को डिसाइड करना और उसको परस्यू करना, यही पॉलिटिकल एक्टिविटी का पर्पस होना चाहिए। एंड दिस इज द रूट आवर लीडर्स डिसाइडेड टू टेक, और यही रूट जो है हमारे लीडर्स ने डिसाइड किया कि हम लेंगे। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को एक तरीके से उनको राइट मिलेगा कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सके, इलेक्शन होंगे 5 ईयर्स के ड्यूरेशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में यही प्रोविजन किया गया। उसके लिए अलग से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप किया गया। भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक फेयर इंस्टीट्यूशन होगा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इलेक्शन कंडक्ट करवाने की। और इसी तरीके से मैकेनिज्म बना। और आज के टाइम में करंटली वी आर इन 2020 एंड एज यू नो जैसे हमारे अभी प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी एंड पर्टिकुलर पार्टी इज रूलिंग आवर कंट्री, ऐसे ही इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। तो इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट्स भी चेंज होती रहती हैं और इलेक्शंस रेगुलर इंटरवल में होते रहते हैं। तो हमारे लीडर्स ने क्या डिसाइड किया दैट इलेक्शंस और कॉन्टेस्ट सिस्टम और डेमोक्रेटिक वैल्यूज हम इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है। पिछले साल में आपने 11th में जरूर पढ़ा होगा, बहुत एक अच्छी डिटेल डिस्क्रिप्शन था आपका कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। बिल्कुल एक छोटी डेफिनेशन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की? कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स विच टेल्स हाउ अ कंट्री विल बी रन। कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, वो ये बताता है कि एक देश जो है वो कैसे रूल किया जाएगा। Who will rule the country? Who will have the power? Everything will be, everything is told by the constitution. सब कुछ बताया जाता है किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। अब देखो आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये आपने पिछले साल पढ़ी थी, बिल्कुल जनरल जीके इन्फॉर्मेशन भी है, कई बार क्वेश्चन आते हैं जीके में। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपको पता है अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। पूरा लगभग ये पीरियड लगा था आपका 2 साल 11 महीने 18 दिन का कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम होने में। उस ड्यूरेशन में लगभग 6.5 करोड़ रुपए ड्राफ्ट में लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन के उस ड्यूरेशन में, एंड पूरा डेलिब्रेटेड डिस्कशन हुए थे। तो इसमें देखो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया था उस कॉन्स्टिट्यूशन को। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो बी आर अम्बेडकर थे, भीमराव रामजी अम्बेडकर, वो क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन थी। 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर दिया गया और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स कर दिया गया। इसलिए हम 26 जनवरी को क्या करते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं। अच्छा, आप लोगों ने अगर हिस्ट्री पढ़ी है, पॉलिटिकल साइंस अच्छे से पढ़ी है, तो आपको ये भी पता होगा 26 जनवरी को ही क्यों एनफोर्स किया गया। इसकी अपनी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। ठीक है। तो अगर आपको पता है 26 जनवरी को क्यों एनफोर्स किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए।
चलो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था 1930 में 26 जनवरी को, जो कि डिसाइड किया गया था कांग्रेस के सेशन में, जो हुआ था लाहौर में, ठीक है, 1929 में। उसमें 26 जनवरी को एक इंपॉर्टेंट डेट डिसाइड किया गया था। क्या था वो इंपॉर्टेंस, क्या हुआ था, नीचे आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। चलो आगे देखते हैं। सो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया और एक सेपरेट मैकेनिज्म बना दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है जनवरी 1950 में सेटअप किया गया। इसका मेन वर्क यही था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कि किस तरीके से जो है इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाए और फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाए। और जनवरी 1950 में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया। वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू में ध्यान रखना, और कंपटीशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सुकुमार सेन जो है वो क्या बनाए गए, वो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने? सुकुमार सेन। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू कंडक्ट इलेक्शन इन अ फ्री एंड फेयर मैनर इन इंडिया इन रेगुलर इंटरवल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब क्या बता रहा है आपको। अब देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो बनाया गया उसका काम था इलेक्शन कंडक्ट करवाना, लेकिन उसके सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। चैलेंज ये था कि इतना बड़ा देश है ना, इतना लाखों किलोमीटर में फैला हुआ, इतनी डाइवर्सिटी लैंग्वेज बेसिस पे, रिलीजियस बेसिस पे, और मतलब हमारे सोसाइटी के अंदर आपको पता है किस तरीके से कास्ट सिस्टम जो है वो प्रिवलेंट है। इस तरीके की डाइवर्सिटी है ना, इवन एक रीजन के अंदर, छोटा सा स्टेट है, अगर एक रीजन में आपको लैंग्वेज डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, तो इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद जो है कैसे इंडिया यूनाइट हुआ और कैसे इलेक्शंस भी कंडक्ट हुए, बहुत एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि इंडिया की जो साइज है, इलेक्शन कंडक्ट करवाना, बाउंड्रीज को डिसाइड करना, ड्रॉ करना बाउंड्रीज को। कौन सी बाउंड्रीज को? कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड करना। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी? क्वेश्चन आ सकता है आपको, शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लिया, डिफाइन कॉन्स्टिट्यूएंसी या व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो क्या कहोगे? एन इलेक्शन एरिया इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक इलेक्शन एरिया को आप क्या बोलते हो? कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हो। पॉलिटिकल टर्म में कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला जाता है इलेक्शन एरिया को, ठीक है, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड करना ये बहुत बड़ा टास्क था जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने। किस तरीके से? देखो उस ड्यूरेशन में एट द टाइम देयर वर 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स। यहां पे देखिए, लेट मी हाईलाइट दिस फॉर यू। ये देखिए यहां पे, एट द टाइम देयर वर 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स। उस ड्यूरेशन में, आजादी के बाद में 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे कि इतने मास स्केल पे मूवमेंट करना। क्योंकि वैसे तो अभी बहुत इजी लग रहा है आपको कि सर हम तो देखते हैं कि अभी इलेक्शन होते हैं, बहुत इजीली हो जाते हैं, एक तरीके से मूवमेंट तो होता है, इलेक्शन कंडक्ट करवाना जो है ये भी बहुत बड़ा एक टास्क है, लेकिन मोस्टली जो है इलेक्शन हो जाते हैं। उस ड्यूरेशन में क्योंकि इंडिया आज़ाद हुआ था एक तरीके से, हमारी इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक जो थी वो भी कोई इतनी खास नहीं थी, ब्रिटिशर से हमें आज़ादी मिली थी 1947 में, तो उस ड्यूरेशन में इलेक्शन कंडक्ट करवाना ये बहुत बहुत बड़ा टास्क था। और 17 करोड़ की संख्या में लोगों को होना उस ड्यूरेशन में, एक तरीके से आप मानो बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी ये। एंड जिनको इलेक्ट करना था लगभग, क्योंकि आपको पता है प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन भी हुए थे और बाद में पार्लियामेंट के इलेक्शन भी करवाए गए, तो लगभग 3200 एमएलएज को इलेक्ट करना था और 489 मेंबर्स लोकसभा के इलेक्ट करने थे। वैसे करंटली जो है टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी है, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जल्दी से कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। 543। जिन्होंने सही कमेंट किया है बहुत अच्छी बात है। 543 पे क्या होता है? इलेक्शन होता है एंड 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किए जाते हैं, तो टोटल कितनी हो जाती है? 545 सीट्स हमारे लोकसभा के अंदर है। तो उस ड्यूरेशन में 489 फर्स्ट जो हमारी लोकसभा थी उसके लिए इलेक्शन कंडक्ट करवाना बहुत बड़ा टास्क था। एंड 15% इसमें सबसे, वो कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स तो थी, और प्रॉब्लम्स के अंदर भी क्या प्रॉब्लम थी कि 15% इन सारे वोटर्स के सिर्फ वही क्या थे? लिटरेट थे, पढ़े लिखे थे। तो भाई सिर्फ इतने लोग ही पढ़े लिखे होना, मतलब 85% के करीब जो एलिजिबल वोटर्स थे वो अनपढ़ थे। तो सोच के देखिए उनको मतलब समझाना एक तरीके से और ये बताना कि आपको वोट कैसे देना है, क्या करना है, और जाके वो वोट दें, कितना डिफिकल्ट टास्क था ये। और लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किया गया। और इसमें भी देखो इलेक्शन कमीशन जो था उसने कैसे मोबिलाइज किया जो मशीनरी थी उसको। देयरफॉर इलेक्शन कमीशन हैड टू थिंक ऑफ सम स्पेशल मेथड ऑफ वोटिंग। तो इलेक्शन कमीशन को भी कुछ स्पेशल मेथड डेवलप करने, क्योंकि बहुत लोग क्या थे? इलिटरेट थे, तो उनको समझाना एक तरीके से। तो द इलेक्शन कमीशन ट्रेन्ड ओवर 3 लाख ऑफिसर्स
उस ड्यूरेशन में लगभग 3 लाख के करीब ऑफिसर्स को उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने ट्रेन किया एंड पोलिंग स्टाफ टू कंडक्ट द इलेक्शन। लगभग 3 लाख के करीब जो है जो इलेक्शन ऑफिसर्स एंड पोलिंग स्टाफ उनको ट्रेनिंग दी गई और बताया गया कि कैसे इलेक्शन करवाना है। ये पहले ट्रेनिंग देना वो भी एक टास्क था और बाद में वो जो ट्रेन ऑफिसर्स हैं कैसे इलेक्शन कंडक्ट करवाएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टास्क था, सबसे डिफिकल्ट टास्क था। तो ये सारी चीज़ें की गई। अभी हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं वापस आइए टॉपिक पे, चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी, कि कौन सा इंपॉर्टेंट चैलेंज आया। तो इसमें अभी तक हमने क्या देखा कि क्या कंडीशंस थी। सबसे पहले तो आज़ादी के बाद में हमारे यहाँ पे कैसे हमारे लीडर्स ने जो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को स्टैब्लिश किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, इलेक्शन कमीशन के बारे में, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन था। उसके बाद में हमने क्या देखा, इलेक्शन कमीशन के सामने क्या चैलेंजेस थे, ये अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसीज को डिसाइड करना, कितने करोड़ वोटर्स एलिजिबल वोटर्स थे, कितने हज़ारों MLAs को चुना गया, जो है 489 के करीब लोकसभा मेंबर्स को इलेक्ट करना, जिसमें भी कितने इलिटरेट वोटर्स थे। तो इलेक्शन कमीशन ने कितने ऑफिसर्स को ट्रेन किया और कैसे इलेक्शन कंडक्ट करवाया, ये अभी तक हमने देखा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात, जो आपको नीचे एक कार्टून दिख रहा है, एक कैरिकेचर टाइप आपको बना रखा है एक कार्टून में, यहाँ पे आपको दिख रहा है इलेक्शन कमिटी और इतने सारे लोग जो हैं साइड में, कोई हाथ जोड़े हुए आपको दिख रहा है ना ज़्यादातर, और कुछ बोलते हुए दिख रहे हैं। तो ये इलेक्शन कमेटी एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है पॉलिटिकल पार्टी की मेन यूनिट को, जो डिसाइड करती है कि किसको कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से टिकट देना है। तो आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा ना, आज के टाइम में भी ऐसा होता है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं सब चाहते हैं कि हमें MP का टिकट मिल जाए, MLA का टिकट मिल जाए एक तरीके से, और हम क्या बन जाएं, एक तरीके से MP बन जाए, है ना, MLA बन जाए और फिर मिनिस्टर भी बन जाए। बहुत एस्पिरेशंस होना कोई गलत नहीं है। अगर आप ऐसा कहोगे ये गलत है तो बिल्कुल गलत नहीं है, एस्पिरेशन होनी चाहिए, एम्बिशियस तो सबको होना चाहिए। तो इस तरीके से कितनी भगदड़ मची, उस ड्यूरेशन में भी यही रिप्रेजेंट कर रहा है कार्टून, कि बीच में जो इलेक्शन कमेटी आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्शन कमेटी, ये जो है कैसे डिसाइड किया इन्होंने कि किसको कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन फाइट करवाना है, कॉन्टेस्ट करवाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है कि कौन कौन ये लीडर्स हैं, जिसमें आप जवाहरलाल नेहरू को देख पा रहे हो, यहाँ पे राजगोपालाचारी को देख पा रहे हो, और बहुत इंपॉर्टेंट दूसरे लीडर्स को। अब चेंजिंग मेथड्स ऑफ वोटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, जो आपको एक सोर्स में अलग से हाईलाइटेड बता रखा है यहाँ पे। आज के टाइम में आप देखते हो EVM से वोटिंग होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, आपने नाम सुना होगा, हो सकता है आप लोगों ने बहुत आप में से देखी भी होगी EVM। ठीक है, जो कंपटीशन के प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन्होंने हो सकता है वोट भी कास्ट किया होगा अपना, क्योंकि 12th में तो जनरली इतनी एज नहीं होती, आपको पता है 18 ईयर्स आपका होना बहुत कंपलसरी, अगर आपको रजिस्टर्ड वोटर बनना है तो वोटिंग ID होगा आपके पास, फिर आप वोट कास्ट करते हो। EVM कुछ इस तरीके की होती है जो आपको यहाँ पे एक पिक्चर में दिख रही है, जिसमें एक लेडी जो है, ओल्ड लेडी, वो अपना वोट कास्ट कर रही हैं एक तरीके से। एक इमेज है, वैसे बिल्कुल प्राइवेटली आप अपना वोट कास्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं होगा कि लोगों के सामने आपको वोट कास्ट करना होगा, अलग से एक सेपरेट बनाया जाता है ताकि आप प्राइवेटली आपको ये जो राइट मिला है उसको आप यूज़ कर सको। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कुछ ऐसी होती है जिसमें यहाँ पे आपको ये देख रहे हो, जैसे इस वोटिंग मशीन के आगे जैसे ये बटन्स हैं कुछ, और ऐसे जो है ये पेज जो आपको दे रखा है, इसमें कैंडिडेट का नाम होता है और उसका सिंबल होता है, उसकी पार्टी का सिंबल। अगर वो इंडिपेंडेंट है तो इलेक्शन कमीशन ने जो उसको इंडिपेंडेंटली सिंबल अलॉट किया है वो सिंबल उसके सामने होता है। आप जाते हो, जिसको आपको वोट देना है, जिस कैंडिडेट को, उसके सामने जो बटन है उसको आप प्रेस करते हो, इस तरीके से वोटिंग होती है। लेकिन क्या सर ये EVM पहले भी यूज़ होती थी? बिल्कुल यूज़ नहीं होती थी। पहले बैलेट बॉक्स से जो है वो चुनाव करवाए जाते थे। बैलेट बॉक्स क्या होता था सर? बैलेट बॉक्स में बिल्कुल एक पेपर होता था, पन्ना होता था, उस पन्ने में इसी तरीके का पन्ना, जिसमें आपको क्या करना होता था, अपनी स्टाम्प होता था उसमें, बैलेट बॉक्स में उस स्टाम्प, आपको जिस कैंडिडेट को वोट देना उसके सामने वो स्टाम्प लगाना होता था और फिर उसको फोल्ड करके आप बैलेट बॉक्स के अंदर डालते थे। तो ये इस तरीके का सिस्टम था। इसको रीड करते हैं। और आज़ादी के टाइम पीरियड में और ही अलग सिस्टम था, जो देखो इसमें आपको बता रहा है, These days we use an electronic voting machines to record voters' preferences. But that is not how we started. Very important. That is not how we started. इस तरीके से हमने स्टार्ट नहीं किया था। EVM का यूज़ नहीं होता था, बहुत इजीली यूज़ हो जाता है, थोड़े टाइम पीरियड में ही पोलिंग के रिजल्ट भी बता दिए जाते हैं। इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन, पहला जो जनरल इलेक्शन हुआ था, जो आपके 1951 लास्ट में 52 में जाके पार्लियामेंट फॉर्म हुई थी, 52 का इलेक्शन भी कहते हैं इसे, it was decided to place inside each polling booth a box for each candidate with the election symbol of that candidate. Each voter was given a blank
बैलेट पेपर विच दे हैड टू ड्रॉप इनटू द बॉक्स ऑफ द कैंडिडेट दे वांटेड टू वोट फॉर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कि पहला जो इलेक्शन हुआ वो कैसा हुआ, बैलेट मेथड से हुआ, लेकिन वो भी एक अलग मेथड था जिसमें क्या किया जाता था कि वोटर्स जो होते थे, क्योंकि ईवीएम तो नहीं थी, उनको एक ब्लैंक पेपर दिया जाता था। आप वोट कास्ट करने के लिए जाते थे, अंदर एंटर होते थे, और आपके जो है, जैसे आपको पता है इंक लगाई जाती है आज के टाइम पीरियड में भी, वैसे सिचुएशन में भी जो है इस तरीके की चीज़ें की जाती थी, और फिर एक ब्लैंक पेपर दे दिया जाता था। और जितने भी उस कॉन्स्टिट्यूंसी से, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आप वोट कास्ट कर रहे हो, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं कैंडिडेट्स, उनके अलग अलग बॉक्सेस होते थे, स्टील बॉक्सेस अलग अलग। मानो मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर ई है, मिस्टर एन है, इस तरीके से जो है अलग अलग बॉक्सेस हैं। अब आपको क्या करना होता था, ब्लैंक पेपर जो है वो फोल्ड करके जिस भी कैंडिडेट को आप पसंद करते हो, वोट कास्ट करना चाहते हो, उसके बॉक्स में जाके आपको डाल देना होता था। और फिर बाद में जब काउंटिंग होती थी तो इन बॉक्सेस को अलग अलग सेपरेट किया जाता था और देखा जाता था भाई किसको कितने ब्लैंक पेपर मिले, मतलब किसको कितने वोट मिले। बड़ा एक इंटरेस्टिंग मेथड था। इसीलिए क्या कह रहा है आपको, 20 लाख स्टील बॉक्सेस वर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। 20 लाख के करीब जो है इस तरीके के स्टील बॉक्सेस जो है वो यूज लिए गए इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए। बहुत एक डिफिकल्ट टास्क था, एक अलग मेथड अडॉप्ट किया गया था। A presiding officer from Punjab described how he prepared the ballot boxes. Each box had to have its candidate symbol, both inside and outside it. एक ऑफिसर डिस्क्राइब करेंगे भी कैसा होता था बैलेट बॉक्स, और ये अलग से क्वेश्चन बन सकता है और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए भी, कि अब जो बैलेट बॉक्स होता था उसमें बाहर की तरफ और अंदर की तरफ दोनों तरफ क्या होता था, कैंडिडेट का सिंबल, जो कैंडिडेट को सिंबल अलॉट होता है उसकी पॉलिटिकल पार्टी का, या अगर इंडिविजुअल कैंडिडेट है जो इलेक्शन कमीशन ने अलॉट किया है वो सिंबल बाहर की तरफ भी होना चाहिए और अंदर की तरफ भी होना चाहिए। और कैंडिडेट का नाम होना चाहिए उर्दू में, हिंदी में, क्योंकि वो पंजाबी ऑफिसर डिस्क्राइब कर रहा है तो लोकल लैंग्वेज जो है, चाहे वो पंजाबी है या गुजराती है या आपकी तेलुगु है एक तरीके से, तो वो तमिल है, इस तरीके से उसमें लोकल लैंग्वेज में भी नाम लिखा होना चाहिए। तो इस तरीके से फिर जो लोग क्या करते थे, अंदर जाते थे, ब्लैंक पेपर लेते थे और उनको दिखता थे वो नाम वगैरह, सिंबल दिखता था, और लोकल लैंग्वेज अगर कोई समझता था लोकल लैंग्वेज में लिखा होता था, और वो फिर वो जाके वोट जो है वो अपना कास्ट कर देते थे। इस तरीके से जो है वो इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया था। और बाद में जाके आज के टाइम पीरियड में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ईवीएम यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। देखो आपको यहाँ पे बता रहा है, आफ्टर द फर्स्ट 2 इलेक्शन दिस मेथड वाज चेंज्ड। पहले 2 इलेक्शन बाद में अब ये मेथड चेंज कर दिया गया, बैलेट जो ब्लैंक पेपर वाला। नाउ द बैलेट पेपर कैरीड द नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स। इस तरीके का बैलेट पेपर जो आज ईवीएम में भी इस तरीके का यूज़ किया जाता है, उसमें बैलेट पेपर में क्या होता था, ब्लैंक पेपर नहीं होता था, अब बैलेट पेपर पे ही नाम होता था और कैंडिडेट का सिंबल होता था, कैंडिडेट का नाम और कैंडिडेट का सिंबल। तो बैलेट पेपर मेथड अडॉप्ट किया गया, जिसमें कैंडिडेट का नाम और सिंबल दोनों होते थे। All the candidates and the voter was required to put stamp on the name of the candidate they wanted to vote for. अब वोटर को क्या करना होता था, स्टाम्प होता था, जिसको आपको वोट देना है उसके नाम के आगे आपको स्टाम्प लगा देना और फिर उसको बॉक्स में डाल देना। ये एक मेथड अडॉप्ट किया गया। दिस मेथड वर्क फॉर नियरली 40 ईयर्स। नेक्स्ट 40 ईयर्स लगभग जो ये मेथड अडॉप्ट किया गया। लगभग 90s के एंड में इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया कि अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जो है इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे। और फिर बाद में 2004 के अंदर पूरी कंट्री में एंटायरली, इट वाज फर्स्ट इन 2004 कि एंटायरली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जो है वो वोट कास्ट हुए ईवीएम से। ठीक है, ये आपका ईवीएम का पूरा मेथड था। तो हमने ये मेथड ऑफ वोटिंग ये भी समझा। अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीबीएसई आपसे पूछ सकती है विच वर द मेथड्स ऑफ वोटिंग अडॉप्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। वोटिंग के कौन से मेथड्स अडॉप्ट किए हैं और कैसे, या व्हाट डू यू मीन बाय द चेंजिंग मेथड्स ऑफ वोटिंग। तो उसमें आपको ब्लैंक पेपर से, बैलेट पेपर से, फिर ईवीएम तक ये पूरी जर्नी बतानी है आपको। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या बता रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और द इलेक्शन जो था, पहला इलेक्शन, वो कई बार पोस्टपोन भी करना पड़ा, क्योंकि देखो 47 में हमें आज़ादी मिल गई, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पार्लियामेंट में कन्वर्ट कर दिया गया था और फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो गई थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हमारे जवाहरलाल नेहरू बने। लेकिन जो इलेक्शन था, जनरल इलेक्शन, वो 1951 से लेकर 52 तक फेजेस में चला था। तो लास्ट में 52 में जाके हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट आई थी, इलेक्टेड पार्लियामेंट। तो अगर आपसे कोई ऐसा पूछे क्वेश्चन, ये कंपटीशन का एग्जाम में के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट केम। इलेक्टेड पार्लियामेंट का भाई 52 में। वैसे तो पार्लियामेंट कब फॉर्म हो गई थी,
क्योंकि 47 में आज़ादी मिल गई तो उसके बाद में इंटरिम गवर्नमेंट भी फॉर्म कर दी गई, पार्लियामेंट में कन्वर्ट कर दिया गया एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को। लेकिन जो इलेक्टेड पार्लियामेंट है वो कब फॉर्म हुई थी, वो 52 में। तो अब इलेक्शन कब करवाए गए, अक्टूबर 1951 से लेके फरवरी 1952 तक। और मोस्टली ज़्यादातर जो हमारा कंट्री की वोटिंग हुई थी जनवरी 52 में हुई थी। तो 52 का इलेक्शन इसे बोलते हैं, रेफर करके बोलते हैं कई बार, ये ध्यान रखना। और फेजेस में, क्योंकि फेजेस में इलेक्शन होते हैं जनरली, एक ऐसा नहीं डिसाइड होता है हमारे कंट्री के अंदर आज के टाइम पीरियड में भी कि एक दिन में ही पूरे थ्रू आउट द कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड, नो। क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतनी डाइवर्सिटी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, तो इसलिए फेजेस में इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो उस ड्यूरेशन में बहुत सारे फेजेस में अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक इलेक्शन हेल्ड हुए थे। ये पहला हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट था। अभी तक हमने देखा इलेक्शंस के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे ना। अब है जो अलग इंपॉर्टेंट कुछ, ये देखिए आपके कुछ सोर्सेज भी आपको यहाँ पे बताता है। जैसे आपको पता होना चाहिए हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे फर्स्ट, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे, बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर थे। एंड फ्री इंडिया के भी जो फर्स्ट कैबिनेट में एजुकेशन मिनिस्टर जो है इनको बनाया गया था, कांग्रेस लीडर थे ये। एंड अब जो टॉपिक है आपका वो है कांग्रेस के बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। कि अभी हमने देखा इलेक्शन कब हुआ, फर्स्ट 52 में फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट आई। तो फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट से लेके नेक्स्ट 3 जो इलेक्शंस हुए आपके, उसमें कैसे एक पार्टी ने डोमिनेट किया इलेक्शंस को। मोस्टली जो है, क्योंकि आपको पता है पहले जो है नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे, मोरारजी देसाई। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मोरारजी देसाई 1977 में हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन वो भी कांग्रेस ही थे एक्चुअली, जो अलग से जो है फिर कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने इलेक्शन फाइट किया था और जनता पार्टी की सरकार बनी थी 77 में। तो मोस्टली जो है 70s लास्ट तक जो है आपके सिर्फ कांग्रेस पार्टी की ही सरकारें थी। और अल्टीमेटली जो है इस तरीके से इसी एक पूरे टाइम फेज को आपको कहा जाता है एरा ऑफ वन पार्टी, एक पार्टी का डोमिनेंस, एक पार्टी का एरा टाइम। ठीक है, यही आपका है कांग्रेस एरा, जिसमें कांग्रेस पार्टी जो है डोमिनेट करती थी। अब देखिए पहला जो इलेक्शन हुआ इसमें आपको क्या बता रहा है, 364 सीट्स जो है पहली लोकसभा की, टोटल सीट्स कितनी थी 489 में 364 सीट जीती। तो आप देख सकते हो क्लीन स्वीप किया एक तरीके से, बिल्कुल क्लीन स्वीप। और जो सेकंड पार्टी थी उसने 16 सीट जीती थी, जो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई। और आपको पता होना चाहिए सीपीआई कब फॉर्म हुई थी, 1925 में। तो सीपीआई जो थी इसने 16 सीट्स जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने जीती थी, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी थी, उस इलेक्शन में उभर के आई थी। लेकिन 364 सीट जीतना इस तरीके से, तो क्लीन स्वीप किया था कांग्रेस ने फर्स्ट इलेक्शन में 489 सीट्स में से। और 52 से लेके 67 तक, ये देखिए आप इसमें समझ सकते हो इजीली बिल्कुल कि 52 से लेके 67 ये एक वन पार्टी ऑफ डोमिनेंस आपको बता रहा है कि कैसे कांग्रेस ने जो है वो डोमिनेट किया जो है पॉलिटिकल एक पूरा एरा, ये जिसमें आपको कलर्स हैं कुछ, इस कलर से रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टेट्स रूल्ड बाय कांग्रेस ड्यूरिंग 52-67। ये कौन कौन से स्टेट जो है वो कांग्रेस ने रूल किए 52 से लेके 67 तक। ये पूरा आपका जो है टाइम पीरियड लगभग 15 साल का, 3 इलेक्शंस का। तो मोस्टली आप देखो आपको 80% 90% तक ज़्यादातर आपको क्या दिखेगा, ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी ने सब स्टेट्स में रूल किया। जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो एक तरीके से अलाई ही थी कांग्रेस की, और स्टिल इट इज़ अलाई। जो उमर अब्दुल्ला जो हैं अभी लीडर हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू एंड कश्मीर में, तो एक तरीके से अलाय है वो कांग्रेस पार्टी के। एंड केरला में जो है कम्युनिस्ट जो है वो स्ट्रांग थे, तो इन्होंने डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट बना के इनकी सरकार थी, बस बाकी मोस्टली जो है कांग्रेस की सरकार थी। तो यू कैन अंडरस्टैंड द डोमिनेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखिए पहले आपके 3 जो है उसमें इलेक्शन के बारे में बता रहा है। तो फर्स्ट जो है टोटल सीट्स 489 के लिए इलेक्शन हुआ। सेकंड जो पार्लियामेंट थी उसमें लोकसभा में 494 के लिए, और थर्ड के लिए 494 के लिए। फर्स्ट में 364, सेकंड में 371 और थर्ड में 361। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है उसने जो है अपना रोल प्ले किया। नाउ नेक्स्ट देखिए
अब कुछ इंपॉर्टेंट आपको अलग अलग सीट्स के बारे में बता रहा है कि तो मोस्टली जो है ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी ने रूल किया था। और इसी पीरियड में केरला के बारे में बता रहा है कि द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ दीज केसेस वाज इन केरला इन 1957 व्हेन ए कोलिशन लेड बाय सीपीआई फॉर्म द गवर्नमेंट, कि सबसे पहले जो है केरला के अंदर ही कांग्रेस के अलावा जो है एक कोलिशन, जो अभी हमने देखा था लेफ्ट फ्रंट के नाम से, जिन्होंने 57 में, आज़ादी के कुछ टाइम पीरियड बाद में ही जो है, क्योंकि 52 में जनरल इलेक्शन हुए थे और 57 में उन्होंने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर ली थी केरला के अंदर। In 1952, for example, the Congress obtained 45% of the total votes, but it managed to win 74% of the seats. आपको पता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा था FPTP, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो हमारे देश में अडॉप्ट किया गया है। तो जनरली अगर हम देखें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 52 के इलेक्शन में कितना परसेंट उनको वोट मिले थे, 45%, लेकिन सीट्स कितनी मिल गई उनको, मोस्टली 74% सीट्स। लेकिन तो इसीलिए जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है उसमें आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज बेस्ड हमारे यहाँ पे इलेक्शन होता है, तो उसी के तहत 45% वोट मिलने के बावजूद भी 74% सीट्स उन्हें जो है वो मिली। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है, जिसमें क्या होता है कि जितनी परसेंट आपको वोट मिले उतने परसेंट आपको सीट्स दे दी जाती हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, मिनिस्टर फॉर हेल्थ इन इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट मिनिस्ट्री, जो हेल्थ मिनिस्टर बनी थी राजकुमारी अमृता कौर, एक ये भी इम्पॉर्टेंट जो है लीडर थी पंजाब की, कपूरथला से। तो ये कुछ आपके जो है कटिंग्स आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि प्रेसिडेंट्स रोल इन केरला एंड कुछ इंपॉर्टेंट कटिंग्स एंड कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला। ये इंपॉर्टेंट सोर्स है, इसको हम रीड करते हैं। अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बताएगा अदर देन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो केरला का स्पेसिफिक केस है, देखिए अभी हमने देखा कि केरला के अंदर किस तरीके से लेफ्ट फ्रंट की जो है वो सरकार बनी। तो एज अर्ली एज इन 1957 कांग्रेस पार्टी हैड द बिटर टेस्ट ऑफ डिफीट इन केरला, कि 1957 में शुरुआत में ही केरला के अंदर कांग्रेस को जो है एक तरीके से हार मिली, कि जो इलेक्शन हेल्ड हुए थे मार्च 1957 में, कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसने वॉन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन केरला लेजिस्लेचर, और पार्टी को कितनी सीट्स मिली, 60 ऑफ द 126 सीट्स, 126 में से 60 सीट्स मिली। हालांकि अकेली उसके पास मेजोरिटी नहीं आई थी, लेकिन मोस्टली जो है मेजर पार्टी बन के वो उभरी। एंड कुछ इंडिपेंडेंट्स, लगभग 5 के करीब इंडिपेंडेंट्स सपोर्ट करते थे सीपीआई को, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है उसको। एंड गवर्नर जो है EMS नंबूदरीपाद, उन्होंने जो है लीडर जो थे कम्युनिस्ट पार्टी के, लेजिस्लेटिव पार्टी को, उनको सरकार बनाने का न्योता दिया टू फॉर्म द मिनिस्ट्री। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड ए कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट हैड टू कम पावर थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शन, कि दुनिया में पहले फर्स्ट टाइम में कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो क्योंकि मोस्टली कम्युनिज्म क्या होता है, उसमें एक तरीके से डिक्टेटरशिप ही है जहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। अगर आप करंटली चाइना का एग्जांपल देखो तो उसको भी आप प्योरली डेमोक्रेसी नहीं कहोगे, वहाँ पे क्या है, वन पार्टी सिस्टम है। और हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है कि इलेक्शन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। लेकिन चाइना में क्या है, वन पार्टी डोमिनेंस है, एक तरीके से वन पार्टी सिस्टम है, तो उसको आप डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। तो इसीलिए जो है ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी जो है एक तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज से जिसने सरकार बनी थी वो सिर्फ इंडिया में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 57 के अंदर। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, 59 के अंदर इसी सरकार को कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन सम पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इम्पोज एमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज प्रेसिडेंट रूल ऑन एनी स्टेट on the name of the failure of the constitutional mechanism in the state, कि अगर किसी स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म फेल हो जाता है तो आर्टिकल 356 के तहत वहाँ पे इमरजेंसी लगाई जा सकती है, प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। तो वही प्रेसिडेंट रूल जो है केरला के अंदर लगाया गया और 1959 में इस तरीके से केरला में क्या कर दिया गया, इस सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो पूरा फेज था वन पार्टी डोमिनेंस का, और आगे के फेज में भी बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट जो नॉन कांग्रेस थी तो उनको कई बार एक तरीके से बर्खास्त किया गया था, रिमूव कर दिया गया था, प्रेसिडेंट रूल लगा दिए गए थे, डिसमिस कर दिया गया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 57 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार बनी थी केरला के अंदर, लेकिन 59 में उसको क्या कर दिया गया, 56 आर्टिकल 356 के तहत डिसमिस कर दिया गया।
अब है कुछ एक और इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी जो है वो है आपकी सोशलिस्ट पार्टी, उसके बारे में बता रखा है आपको। तो सोशलिस्ट पार्टी जो है, इसका नाम आपको बता रहा है द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, CSP। ये बनाई गई थी 1934 पे, और सोशलिस्ट फिलोसॉफी से जो है वो इंस्पायर होके कुछ जो लीडर्स थे उन्होंने इस पार्टी को फॉर्म किया था। 1948 में in 1948 the Congress amended its constitution to prevent its member from having a dual party membership। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पहले क्या था, कुछ मेंबर्स, बहुत सारे लोग जो हैं कांग्रेस के मेंबर भी थे, लेकिन उसके साथ साथ वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के भी मेंबर हो सकते थे। तो ड्यूल पार्टी सिस्टम बोलते थे, मतलब ड्यूल पार्टी मेंबरशिप सिस्टम था ये। लेकिन कांग्रेस ने 1948 में अपने यहाँ पे अमेंडमेंट कर दिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के खुद के कॉन्स्टिट्यूशन में, और उन्होंने बोल दिया अपने जो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मेंबर होगा वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं होगा। तो इसीलिए जो है जो बहुत सारे जो सोशलिस्ट थे उन्होंने एक सेपरेट सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म की 1948 के अंदर, और द पार्टीज इलेक्टोरल परफॉर्मेंस कॉज्ड मच डिसअपॉइंटमेंट टू इट्स सपोर्टर्स। ज़्यादा इसमें शुरू में इन्हें फ़ायदा नहीं मिला इतना, सोशलिस्ट जो थे फिलोसॉफी के जो लीडर्स थे उनको। ऑल्दो द पार्टी हैड प्रेजेंस इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया, इट कुड अचीव इलेक्टोरल सक्सेस ओनली इन फ्यू पॉकेट्स। तो कुछ ही पॉकेट्स में इन्हें जो सक्सेस मिली थी, ज़्यादातर इनको जो सोशलिस्ट फिलोसॉफी थी लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को। अब देखिए ज़्यादातर ये कांग्रेस, क्योंकि इनमें से बहुत सारे लीडर्स कांग्रेस से बिलोंग करते लेकिन सोशलिज्म में बिलीव करते थे, इसलिए सोशलिस्ट पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली, क्योंकि वो कांग्रेस की जो कई सारी चीज़ों को क्रिटिसाइज करते थे। ये क्वेश्चन बन सकता है आपके, या क्वेश्चन बनेगा व्हाट वाज द रोल ऑफ सोशलिस्ट पार्टी, या व्हाई सोशलिस्ट लीडर्स क्रिटिसाइज्ड कांग्रेस, क्रिटिसाइज क्यों करते थे कांग्रेस को। तो यहाँ पे देखो आपको इसका आंसर दे रखा है, दे क्रिटिसाइज द कांग्रेस फॉर फेवरिंग कैपिटलिस्ट। दे क्रिटिसाइज्ड, ये देखिए यहाँ पे, दे क्रिटिसाइज द कांग्रेस फॉर फेवरिंग कैपिटलिस्ट एंड लैंडलॉर्ड्स एंड फॉर इग्नोरिंग द वर्कर्स एंड द पीजेंट्स। कि वो क्यों क्रिटिसाइज करते थे, क्योंकि उनका मानना था कांग्रेस फेवर किसको कर रही है, लैंडलॉर्ड्स को, कैपिटलिस्ट को, इनको फेवर कर रही है, और वर्कर्स पीजेंट्स इनको क्या कर रही है, इग्नोर कर रही है। लेकिन 1955 में द कांग्रेस डिक्लेयर्ड इट्स गोल टू बी द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। तो एक तरीके से सोशलिस्ट पार्टी के जो लीडर्स थे अब उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि कांग्रेस भी उनकी चीज़ों को अडॉप्ट कर ली थी। तो अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी की कोई दूसरी पार्टी थीम अडॉप्ट कर ले तो क्या हम उस पार्टी को दोबारा ज्वाइन करें, क्या करें, एक डिलेमा में थे लोग। दस इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर द सोशलिस्ट टू प्रेजेंट देमसेल्व्स एज एन इफेक्टिव अल्टरनेटिव टू द कांग्रेस। तो इसलिए कांग्रेस का अल्टरनेटिव नहीं बन पा रहे थे सोशलिस्ट, क्योंकि सोशलिस्ट की बहुत सारी बातों को कांग्रेस ने वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया था। और बहुत इंपॉर्टेंट सोशलिस्ट राम मनोहर लोहिया जो थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट सोशलिस्ट थे, सोशलिस्ट लीडर थे, बहुत पॉपुलर थे। तो ये जो थे, ये लीडर अपनी डिमांड्स रख रहे थे और क्रिटिसाइज करते थे कांग्रेस की आइडियोलॉजी को। एंड राम मनोहर लोहिया इंक्रीज द डिस्टेंस फ्रॉम द क्रिटिसिज्म ऑफ द कांग्रेस पार्टी। लेकिन बाद में जाके इन्होंने क्या किया, ये सोशलिस्ट थे, इन्होंने बाद में जो डिस्टेंस था, क्रिटिसिज्म जो था कांग्रेस का, उससे अपने आप को धीरे धीरे एक तरीके से अलग करना स्टार्ट कर लिया। कांग्रेस की भी बहुत सारी जो प्रोग्राम्स हैं उनको अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया। सम अदर्स लाइक अशोक मेहता एडवोकेटेड लिमिटेड कॉपरेशन विद द कांग्रेस। अब कुछ और इंपॉर्टेंट सोशलिस्ट लीडर्स थे अशोक मेहता जैसे, जो क्या करते थे, लिमिटेड कॉपरेशन रखना कांग्रेस के साथ में, इस तरीके की जो है वो अपनी बातें बताते थे। तो अभी हम देख रहे हैं सोशलिस्ट पार्टी के बाद में मैनी पार्टीज इन कंटेम्प्रेरी इंडिया लाइक द समाजवादी पार्टी, जो आज के टाइम में आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में है। इसके लीडर है मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव। राष्ट्रीय जनता दल दैट बिलोंग्स टू बिहार, इसके लीडर है लालू प्रसाद यादव, जो अभी उनके बेटे लीड कर रहे हैं, तेजस्वी यादव। जनता दल यूनाइटेड दैट इज़ नीतीश कुमार, जो बिहार के चीफ मिनिस्टर भी हैं, वो इस पार्टी से बिलोंग करते हैं। जनता दल सेक्युलर, HD देवगौड़ा, कुमार स्वामी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे, HD देवगौड़ा, उनकी पार्टी है जनता दल सेक्युलर, कर्नाटका से बिलोंग करती है। ये जो है सारी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी से ही निकली है, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से निकली है, समाजवाद या समाजवादी अपने आप को जो कहते हैं। अब देखिए नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, कि कांग्रेस के डोमिनेंस का कैसा नेचर था, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने डोमिनेट किया था इस पूरे एरा को। अब ये जो है यहाँ से हम जो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो जो है आपका पार्ट फर्स्ट वीडियो था।
तो अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जिसमें किस तरीके से जो है चीज़ों को अडॉप्ट किया गया। इस एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में कैसे जो है कांग्रेस पार्टी ने डोमिनेट किया, और शुरू में हमें क्या चैलेंजेस थे, इलेक्शन कमीशन के बारे में हमने देखा, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, इसकी सेकंड वीडियो भी जो है आपको अवेलेबल हो जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ